हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शारदा मैथ एक्सपर्ट में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं NCERT बुक का रियल नंबर जो होता है यानी कि वास्तविक संख्या का चैप्टर इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में इस रियल नंबर से टोटल 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ये 10 नंबर आप शुरू से अगर ये हमारा वीडियो देखते हैं तो इसमें सबसे पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद फिर NCERT बुक से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, चैप्टर बाय चैप्टर हर क्वेश्चन का डिस्कशन करवाते जाएं। इसलिए आप ध्यान से यहाँ पर देखते रहिए कि रियल नंबर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि रियल नंबर कहते हैं किसको। तो रियल नंबर देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को यानी कि सम्मिलित मिश्रण को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल √3, 5/2, 7/3, √7, √10 etc। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप जितना भी रहेगा सबको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी वास्तविक संख्या कहेंगे। तो वास्तविक संख्या का हमारा डेफिनेशन हो गया, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जरा सा ध्यान से देखते हैं कि वास्तविक संख्या दो प्रकार के होता है। एक होता है हमारा यानी परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा गया है। एक हमारा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक है हमारा अपरिमेय संख्या। एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में रहती है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जो P/Q के रूप में रहेगा उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 3/5, 4/5। अब देखिए लिखा है √4, तो आप कहिएगा सर √4 लिखा है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 भी तो परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में है। जैसे देखिए हमने यहाँ पर खाली 5 लिखा, तो आप कहिएगा सर ये 5 है लेकिन नीचे में तो कुछ है ये नहीं है। तो आपको पता है कि नीचे में कुछ नहीं तो कितना छुपा हुआ रहता है, 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो 1 छुपा हुआ तो ये भी P/Q के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अब जैसे हमने लिखा √100, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, और 10/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा, भिन्न के रूप में हो जाएगा, यानी P/Q के रूप में होगा। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप ध्यान से मेरे वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको पक्का है कि रियल नंबर का इंट्रोडक्शन आप कंफर्म समझ में आ जाएगा। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो। देखिए वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए √2, √3, √7, √5, √8 etc। सब का वर्गमूल नहीं होगा, और होबो करेगा तो समझिए कि क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि परिमेय संख्या को अगर देखा जाए बढ़िया से, तो परिमेय संख्या एक होता है देखिए शांत आवर्ती, शांत आवर्ती, एक होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ध्यान से एकदम बहुत अच्छे से देखते जाइएगा ताकि कहीं भी मिस ना। देखिए शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती किसे कहते हैं, यदि हम भाग देते हैं, भाग देने के बाद अगर पूरा पूरा कट जाता है तो उसको हम लोग शांत आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत आवर्ती। जैसे आप देखिए लिखा है 2/8,
तो 8 से भाग लगाएंगे 2 में, तो देखिए 0 दशमलव यहाँ 0 बैठाइएगा, 8 दूना 16, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा, 10 में 6 गया 4, ये खत्म, यहाँ 0 बैठाइएगा, 8 पचे 40। देखिए दशमलव के बाद यानी पूरा पूरी कटा कि नहीं कटा, तो जब पूरा पूरी कट जाता है भाग देने के बाद तो उसी को बोलिएगा शांत आवर्ती। अब भाग देने के बाद अगर नहीं कटता है तो उसी को क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। मतलब एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन होता है, एक ही संख्या का बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन होने लगता है। जैसे देखिए हमने लिखा 2/3, अब क्या करिए आपकी 3 से भाग लगाइए 2 में, 3 से भाग लगाएंगे 0 दशमलव यहाँ 0, 3 चौक 18, अब देखिए 10 में से 8 गया 2, फिर 0, फिर 3 चौक 18, इस तरह से 6 6 6 क्या हो जाएगा, रिपीटेशन होते रहा है। तो बताइए अशांत आवर्ती हो गया, मतलब कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है और कट भी नहीं रहा, तो ये अशांत आवर्ती हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो शांत आवर्ती और शांत आवर्ती आपको समझ गया। परिमेय संख्या दो तरह से होता है, एक होता है शांत आवर्ती, एक होता है अशांत आवर्ती। शांत आवर्ती ओकरा कहते हैं जब भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा शांत, जब भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटेगा क्या चीज हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। कोई ना हो जा रहे, तो देखिए शांत आवर्ती और क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। शांत आवर्ती यानी कि 2/8 हो गया, अशांत आवर्ती कितना हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि अपरिमेय संख्या जो होता है ये क्या होता है, यानी कि अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती क्या होता है कि किसी का वर्गमूल जैसे √2 है, तो √2 का वर्गमूल निकालते हैं तो 1.414 कुछ 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 आते रहता है। तो ये देखिए अशांत अनावर्ती का मतलब ये होता है कि संख्या जब क्या हो, अलग अलग प्रकार से रिपीटेशन होते रहता है, ठीक है, बदल बदल के संख्या का जब रिपीटेशन होते रहेगा तो वैसे कंडीशन में आप समझिएगा कि अशांत अनावर्ती होता है। इस सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन कि कौन अशांत आवर्ती है, कौन शांत आवर्ती है, कौन अशांत आवर्ती है। तो इस सब पर ध्यान रहे कि अशांत अनावर्ती उसी को कहते हैं कि जब किसी को भाग देने पर क्या हो जाए कि पूरा पुरानी की नहीं करता है, वो दशमलव में अलग अलग संख्या आते रहता है, तो उसको हम लोग अशांत अनावर्ती कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होता है, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो परिमेय, और वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो अपरिमेय कहलाता है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या दो तरह से, शांत आवर्ती और शांत आवर्ती। शांत आवर्ती का मतलब हो गया 2/8, यानी जो भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा, दशमलव के बाद भी कटे लेकिन कटना चाहिए, और दशमलव के बाद देखिए एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन होगा तो अशांत आवर्ती होगा। और ये अशांत अनावर्ती का मतलब हो कि संख्या बदल बदल कर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से और भी संख्या के बारे में हमें देखना है, आप देखिए, ठीक है, मिटाते हैं इसको। देखिए अब हम लोग देखते हैं और भी बहुत सारा संख्या, जैसे कि देखिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या कहते हैं कि ये वैसी संख्या होती है जो 0 से शुरू होकर क्या करती है, 0 से शुरू होकर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मान को दर्शाती है, यानी कि नेगेटिव मान को भी दर्शाएगा और पॉजिटिव मान को भी दर्शाएगा। तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहा जाता है कि जब संख्या जो होती है कि 0 से शुरू होकर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्हों को, दोनों मानों को दर्शाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसके बाद देखिए और भी पूर्ण संख्या। क्या सी संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं कि जो 0 से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से जाते रहेगा, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है तो उसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। और जो 0 से शुरू होकर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मान को दर्शाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहा जाता है। अब उसके बाद अगर देखिए हम ध्यान से अगर देखेंगे तो भाज्य संख्या का नाम आप सुने, पहले अभाज्य देख लेते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को ही कहा जाता है रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को ही क्या कहा जाता है, रूढ़ संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या को बोलते हैं रूढ़ संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, मतलब 1 से कटे और अपने आप से कटे, तो वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, 1 से कटे अपने आप से कटे, तो वैसी संख्या को ही हम लोग कहते हैं कौन सी, अभाज्य संख्या कहते हैं। जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, जैसे देखिए 2 हमारा क्या है, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, फिर हो गया 3
3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सभी संख्या हो गई। तो वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहेगा कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आप कहिएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई आपसे अगर पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो कहिएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर कोई पूछे तो कहिएगा 2। क्या कहिएगा? 2 कहिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। और उसके बाद देखिए अब हम आते हैं भाज्य संख्या की ओर। भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या का एक और नाम है यौगिक संख्या। कौन सा संख्या? यौगिक संख्या। भाज्य संख्या का एक और नाम क्या है? यौगिक संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे कि वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और कम से कम एक संख्या और से कटे। वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और कम से कम एक संख्या और से कटे। चाहे तो आप यानी कि लिख सकते हैं जैसा कि हम बोल रहे हैं, आप वहां से सुन के भी लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और कम से कम एक संख्या और से कटे। वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और कम से कम एक संख्या और से कटे। वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और कम से कम एक संख्या और से कटे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए हमारा 4 एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा और 2 से भी कट रहा है। 6 ले लीजिए, एक से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, खुद से कट रहा है। 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, फिर 10 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, है कि नहीं? ये सब हो गया। अब यहाँ से पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो गया? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो गया? 2। और एकरे में क्वेश्चन आपको क्या करेगा, पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो तथा लोसो क्या होगा? यानी मोसो तथा लोसो, मोसो तथा कुछ लोसो, मोसो तथा लोसो, मोसो तथा लोसो। तब मोसो और लोसो दोनों पूछ रहा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है? 4 है। तो 2 और 4 का मोसो तो 2 हो जाएगा और 2 और 4 का लोसो कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मोसो तथा लोसो क्या होगा? तो मोसो होगा 2 और लोसो होगा 4। मोसो होगा 2 और लोसो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मोसो 2 और लोसो कितना हो गया? 4 हो गया। मोसो 2 लोसो कितना हो गया? 4 हो गया। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से हो जाए रिपीटेशन, कि वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान को दर्शाती है तो पूर्णांक संख्या। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अंत तक जाती है तो उसे पूर्ण संख्या। और वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। भाज्य संख्या यौगिक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो अपने से कटे, 1 से कटे और कम से कम एक संख्या और से कटे, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होगा। सबसे यानी कि देखिए अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का मोसो तथा लोसो क्या होगा? तो 2 और 4। मोसो हो गया 2 और लोसो कितना हो गया? 4 हो गया। उसके बाद फिर अभी और देखते हैं, इसके बाद संख्या क्या हो जाएगा? सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में देखते हैं। सम संख्या विषम संख्या तो आप जानबे करते हैं कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा कट जाएगा उसे सम कहेंगे, और जो 2 से पूरा नहीं कटेगा उसे क्या कहेंगे? विषम कहेंगे। देखिए सम संख्या, सम संख्या जो 2 से जो भाग देने पर 2 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा उसे क्या कहिएगा? सम संख्या। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10 डॉट, है कि नहीं? जो 2 से पूरा कट जाएगा उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। और जो 2 से पूरा नहीं कटेगा उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटे उसे क्या कहते हैं? जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया डॉट, ये क्या है? विषम संख्या। तो क्योंकि भाग देने पर ये पूरा नहीं कटेगा, तो भाग देने पर पूरा नहीं कटेगा तो विषम संख्या। अब भाग देने पर पूरा कट जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? सम संख्या कहेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में और भी आपसे सवाल यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा सवाल हमारे पास? तो देखिए सवाल क्या बनेगा कि कहेगा कि बिना भाग दिए हुए बताएं, बिना भाग दिए हुए बताएं कि शांत है या अशांत।
निम्नलिखित परिमेय संख्या रहेगा शांत है या अशांत। बिना भाग दिए हुए बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो बिना भाग दिए हुए कैसे बताएंगे? तो देखिए लिखा हुआ है 3 बटे कितना 8 लिखा हुआ है, ठीक है 3 बटे 8 लिख दिए। उसके बाद 2 नंबर में देखिए लिख दिए 5 बटे 7 लिखल है। फिर 3 नंबर में देखिए लिखल है 2 बटे 100 लिखल है। बिना भाग दिए हुए बताना है। तब आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना है, हम भाग नहीं देंगे, तब हमें बताना है कि बताइए शांत है कि अशांत है। तो अब क्या करिए आप ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर को क्या करेंगे, प्राइमरी फैक्टर में तोड़ेंगे। मतलब हर जो है इसका निकालिए अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कटेगा तो 4 होगा, फिर 2 से कटेगा तो 2 होगा। अब नहीं लगेगा। अब मेरी बात को जरा सा ध्यान से सुनिएगा कि हर का गुणनखंड निकालने के बाद या तो खाली 2 आए, या तो सिर्फ 5 आए, या दोनों आए। या तो 5 आए, या तो 2 आए, या दोनों आए। यानी 5 आए चाहे 2 आए चाहे दोनों आए, 5 2 दोनों आएगा गुणनखंड तोड़ने के बाद। तो वैसे कंडीशन में वो संख्या शांत होती है। आप याद रखेंगे कि P बटे Q कोई अगर परिमेय संख्या है तो Q को तोड़ने के बाद 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, मतलब केवो 2 हो सकता है। देख रहे 3 को 2 है, अब 5 नहीं है तो ये शांत होगा। 5 नहीं है तो अपने मन से 5 के पावर 0 लिख देंगे हम। तो P बटे Q यानी 2 रहेगा तो यो शांत होगा, 5 रहेगा तो यो शांत होगा, दोनों रहेगा तो यो शांत होगा। अभी देखिए 7 को तोड़िएगा 2 5 टूटेगा नहीं टूटेगा, तो शांत नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। फिर देखिए 2 बटे 100 है तो 100 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं प्राइमरी फैक्टर में। तो 2 से ये 50 बार में कटेगा, 2 से ये 25 बार में कटेगा, 2 से ये 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 5 25 हो गया ना। अब इसको हमने तोड़ा तो देखिए कितना आया, 2 को 2 आया, अब 5 2 को 5 आया। तो बताइए ये 2 आया 5 आया, दोनों आया, तो दोनों आया तो क्या बोले थे, शांत होगा। दोनों आया तो क्या होगा, शांत होगा। तो बिना भाग दिए हुए हम बता रहे हैं। अब भाग दीजिएगा तो फिर इससे लंबा हो जाएगा, तो भाग नहीं देना है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है। पहले इसको सब्जेक्टिव में पूछता था 2 नंबर में, लेकिन अब इसको ऑब्जेक्टिव में कर दिया है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब आसानी से क्या करिएगा, हर वाले को यानी गुणनखंड निकालिएगा। अगर 2 और 5 के रूप में टूटता है तो शांत होगा, और 2 और 5 के रूप में अगर नहीं टूटता है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, इस बात से क्लियर है आप। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था। अब इसमें देखिए मेनली रूप से क्या कहेगा कि यूक्लिड विभाजन वाला क्वेश्चन रहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बताना है आपको HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। यूक्लिड विभाजन, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन, पहले यूक्लिड विभाजन होता क्या, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। देखिए ये कहता है कि भाग लगाइए, तो भाग लगाते हैं तो आपको पता है कि क्या होता है, भाज, ये क्या होता है, भाजक, ये क्या होता है, भागफल, और ये क्या होता है, शेषफल। पता है जिसको शेष भी बोलते हैं। तो जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला पढ़े होंगे 7-8 में पढ़ते होंगे कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब भाज को माना है A, भाजक को माने हैं B, और भागफल को Q और शेषफल को R। ठीक है, अब यहाँ से भाज हमारा कितना है A, भाजक कितना है B, भागफल कितना है Q, शेषफल कितना है R। तो यहाँ से A बराबर हो गया BQ प्लस R। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय। अब इसी से चल करके कोई भी यानी कि जो HCF निकालने के लिए कहेगा, इसी भाग विधि द्वारा HCF हम निकालेंगे। और यहाँ R का मान जो है 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा, क्योंकि R जो है हमारा शेषफल है। आप कभी भी नहीं देखे होंगे कि R हमारा जो है यानी कि शेषफल कभी माइनस में होता है।
माइनस में नहीं होगा। इसलिए आप जब भी r निकालिएगा तो यानी कि शेषफल जो हमारा आता है वो 0 के बराबर होगा, यह 0 से बड़ा होता है, ठीक ना। अब रिमाइंड यानी कि भाग हम लोग क्या करते हैं, महत्तम तब तक निकालते रहते हैं कि महत्तम निकालने का नियम यही ना कि जब तक यानी कि हम लोग भाग तब तक लगाते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाए। तो भाग हम क्या करेंगे, तब तक लगाते रहेंगे जब तक कि हमारा भागफल यानी शेषफल 0 नहीं हो जाए। तो इस बात को आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है। जैसे आप इस पर आधारित एक क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आपको अपने खुद समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम एगो क्वेश्चन लिखते हैं, इस सबको आप बढ़िया से आप लिख लीजिएगा। अब देखिए वो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात करें। तो जैसे देखिए हम लिख रहे हैं, लिखल है 13 और 125। इसका क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 13 और 125 का HCF ज्ञात करना है, ठीक ना। अब ये 13 से हम 125 में सबसे पहले डिवाइड कर रहे हैं, महत्तम निकाल रहे हैं, जैसे निकाल देते। तब बोलिए के बार मिलेगा 93 13 74 से 13 नमा 17 से 117, 15 से 7 गया 8 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा खत्म। अब ये 8 से किस में लगाइएगा, 13 में। तो देखिए 8 एकम 8 हो गया, 13 में से 8 गया 5 हो गया। अभी 5 से फिर किस में लगाइएगा, 8 में 5 एकम 5 हुआ, 8 में से 5 गया 3 हुआ, फिर 3 से किस में लगाइएगा भागा, 5 में 3 एकम 3 हुआ, 5 में से 3 गया 2, 2 से फिर किस में लगाइएगा 3 में, 2 एकम 2 हो गया है ना, 2 एकम 2 हुआ। फिर देखिए कितना बचेगा 1, शेषफल 1 आया। अब 1 से लगाएंगे 2 में भाग, तो 1 दूना होगा, 1 दूना कितना हो गया 2 हो गया। अब इतना करके और बाद आप लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन आपको 2 नंबर ये हर साल पूछा जाता है, ये मेरी गारंटी है। हर साल एगो यूक्लिड विभाजन का रहेगा, नहीं रहेगा तो आप जो कहिएगा वो हम मानने के लिए तैयार है। यूक्लिड विभाजन यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए रिथम से क्या होता है, अभी लिखा है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक भाग का एक स्टेप है ना। तो ये हमारा भाज है, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल है, ये हमारा शेषफल है। तो ये हुआ a, ये हुआ b, ये हुआ q, ये हो गया r, है कि नहीं। ये वाला हो गया a, ये वाला हो गया b, ये वाला हो गया q, ये वाला हो गया r। तो देखिए a का मान कितना है, तो a का मान 125 बराबर b का मान 13, a का मान 9, a का मान 8। ये ऊपर वाला हो गया। अब यहाँ से देखो फिर एक भागा का स्टेप बना कि नहीं बना। तब ये हमारा कितना हो जाएगा, दिमाग में सोचिए कि ये 13 होगा, अब बराबर में 8 गुना 1 और प्लस 5। फिर यहाँ सोचिए 8 बराबर 5 गुना 1 और नीचे जो शेषफल जोड़ना, फिर 5, तो 3 गुना 1 प्लस 2, फिर देखिए कितना 3, तो यहाँ 2 गुना 1 और शेषफल कितना बचा 1, और फिर अवरी जो आया हमारा कितना आया 2, तो 2 बराबर 1 गुना 2 और शेषफल आया 0। तो 0 जब तक शेषफल 0 नहीं गया तब तक। अब नीचे लिखेंगे इसलिए HCF बराबर कितना से लास्ट में कटा था 1 से, तो HCF हमारा 1 हो गया। इतना करिएगा, आपको 2 नंबर एकदम मिलेगा, एकदम आसानी से 2 नंबर आप पा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ तक एक स्टेप, फिर यहाँ से एक स्टेप, फिर यहाँ से एक स्टेप, फिर यहाँ से, फिर यहाँ, उसी तरह इसको खाली सजाते गए, बाकी बात हमने कुछ नहीं किया। इस तरह से करने के बाद आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा सा अगर मान के चलिए आपको क्या कहेगा कि ऑब्जेक्टिव में इस तरह से सवाल पूछ सकता है, इसको आप लिख लीजिए, है कि नहीं, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। अब देखिए जरा सा कि ऑब्जेक्टिव में अगर मान के चलिए कोई संख्या अगर परिमेय और अपरिमेय की बात करेगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन है नहीं है, तो वैसे कंडीशन में आप कैसे छाटिएगा। देखिए परिमेय और अपरिमेय आप छाटने के लिए देखिए, अब मानिए कि यहाँ पर लिख रहे हैं कि निम्न में कौन परिमेय और कौन अपरिमेय, कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय, कौन अपरिमेय, ठीक है। अब जैसे देखिए लिखा है 3.6 पर रेकॉर्डिंग, अगर बाद है 4.200304 डॉट डॉट, है कि नहीं, बढ़ते जा रहा है। फिर तीसरा नंबर में लिखा हुआ 2 3 6 5 4 3 2 7 8 जैसे डॉट डॉट जा रहा है।
फिर चौथा हम लिखल है 0.3 पर रेकड़िंग, फिर पांचवा लिखल है 0.6 पर रेकड़िंग, इस तरह से लिखा हुआ। तो अब बताइए, तो आप ही बताइए कि क्या करेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय और कौन अपरिमेय छाटना। तो देखिए जेकरा पर रेकड़िंग लगल है, तो रेकड़िंग मतलब उस संख्या का रिपीटिशन हुआ है, तो जेकरा पर रहेगा रेकड़िंग वो समझना की है परिमेय। ठीक है, ये क्या है परिमेय, और ये क्या हो जाएगा अपरिमेय, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय, और ये भी क्या है अपरिमेय, ये भी क्या है अपरिमेय। अब यहाँ देखिए रेकड़िंग है तो हो जाएगा परिमेय, रेकड़िंग है तो क्या हो गया परिमेय, ये भी रेकड़िंग है तो क्या हो जाएगा परिमेय हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको परिमेय और अपरिमेय क्या करना है, छाटना है। तो ये हम बस इतना ही चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, चैप्टर का क्या था इंट्रोडक्शन था। और कभी कभी लगातार प्राकृत संख्या का योग पूछ देता है तो आप लिख दीजिए n इंटू एन प्लस 1/2। ये लगातार प्राकृत संख्या का योगफल का फॉर्मूला है, लगातार प्राकृत संख्या के योगफल, लगातार प्राकृत संख्या के योगफल का ये सूत्र है, योगफल का सूत्र है n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 लगातार प्राकृत संख्या के योगफल का ये फॉर्मूला हो गया। दूसरी बात, प्राकृत संख्या आगे हम नहीं बताए थे, तो प्राकृत संख्या कुछ नहीं है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जो हम लोग गिनते हैं वही गिनती की संख्या, अगिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मान के चलिए आप 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से कहेगा 100 तक लिखल है, इसका योग पूछेगा तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा 100 इंटू 100 प्लस 1/2, 2 से कट गई 50 बार में, अब 50 गुना 101 हो जाएगा, गुना करिएगा तो हो जाएगा 50 50 हो गया, योगफल निकल गया। इस तरह से आपको क्या करना है, निकालना है कि लगातार प्राकृत संख्या का योग n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। पूछा हुआ सवाल है, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक उलट के देखिएगा, लगातार प्राकृत संख्या का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही होगा। अब 10 तक रहे, 20 तक रहे, 50 तक रहे, लगातार कहेगा था आप निकाल लीजिएगा वहां से, लास्ट वाले संख्या को n मानिएगा, वहां से n का मान रख करके आप आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग एक्सरसाइज में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यहीं तक रहने देते हैं। और ये हमारे वीडियो जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी रियल नंबर आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि रियल नंबर से 10 अंक के पूछे जाते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज आएगा 1.1 और ये NCERT बुक से ही सब कुछ होगा। ठीक है, NCERT बुक यानी कि जो सरकारी किताब होता है उससे हम पढ़ाएंगे, NCERT बुक से ये होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, वेल डन।